अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं जी। आसान सा छोटा सा सवाल, 10 मार्क का सवाल है, मगर इंपॉर्टेंट। 4 मार्क की थ्योरी है, 6 मार्क की कैलकुलेशन है। लिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन प्लेस। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? नाम से ही लग रहा है ना। नाम से ही लग रहा है, क्या मतलब हुआ? हाँ, क्या मतलब हुआ कि रिस्क को मैनेज करना। ठीक है। हेजिंग भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। जो हेजिंग करते हैं, हम फॉरेक्स पढ़ते हैं, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, जो हेजिंग होती है। मगर वैसे रिस्क मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। तो इसके क्या फायदे हैं, जरा बताएं ना, सोचें जरा, आसान सी बातें हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि एचईसीपी की तरफ से, यानी कि लॉ की तरफ से। पढ़ते थे ना पॉलिटिकल इकोनॉमिक पेस्टल में पढ़ते हैं ना, लीगल, तो लीगल उसमें भी आ जाता है। ठीक है, गवर्नेंस भी इंप्रूव होती है। बिल्कुल सही है। और और रिस्क मैनेजमेंट से फायदा ये है कि लाइकलीहुड ऑफ रिस्क कम हो जाता है, या इम्पैक्ट ऑफ रिस्क कम हो जाता है, या इम्पैक्ट ऑफ लॉस रिड्यूस हो जाता है। क्या कह सकते हैं? रिस्क को ट्रीट करना आसान हो जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, बिल्कुल, जब आप पहले से ही रिस्क को जहन में रखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी राइट टर्म। तो लिख लेते हैं ना यार ये बातें। एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेजेस बता दें भाई, चार। लिख लेते हैं जी। तुम रिस्क को मैनेज करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। इफेक्ट ऑफ लॉस रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी, उसको पहले से डील किया हुआ होगा। अभी आपके साइड में रिस्क है ना, कि अगर तैयारी नहीं हुई टाइम पे, लेक्चर टाइम पे कवर नहीं हुए तो गड़बड़ है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ये कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो आप अभी से लेक्चर तेजी से लेना शुरू करेंगे, तो जो इम्पैक्ट है नुकसान का वो कम हो जाएगा। लाइकलीहुड है, जो नुकसान है कि आखिरी महीने में आपकी रिवीजन अच्छा नहीं हो सकेगा, तैयारी अच्छी नहीं हो सकेगी, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो सकेगी, तो वो रिस्क मटेरियलाइज नहीं होगा, वो उसकी इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी से उसके लिए मेहनत शुरू कर दी है। अभी से उसके लिए मेहनत शुरू कर दी है। ठीक है। और इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, एज रिस्क इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। पहले से ही रिस्क का पता है, जब आपको रिस्क पता होता है तो फिर आप डिसीजन मेकिंग उसी हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है ना, रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो डिसीजन मेकिंग सही हो सकेगी। और इसके अलावा हमने क्या बात की कि जो आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो रिस्क में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट दोनों को देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में याद आ रहा है? ये दोनों कहाँ से आती हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? रिस्क भी कहाँ से आता है? यूजुअली यूजुअली बाहर से आता है। अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई हो जाती है कि हाँ यार, ये हम करने जाएंगे तो इसमें अपॉर्चुनिटी है, हमें ये फायदा होगा। हमें ये थ्रेट है, इन्वायरमेंटल थ्रेट, टेक्नोलॉजिकल थ्रेट, कोई भी थ्रेट है, पहले से आइडेंटिफाई हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। स्वॉट एनालिसिस वाली बातें भी बिल्कुल हमने की पढ़ी थी ना। तो वह आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क भी नॉर्मली आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन आता है। और इंक्रीज चांसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखे ना, अगर आप अभी से रिस्क मैनेजमेंट कर लें, आप अपने ऊपर रख के देखें ना, अभी से अगर आप अपने लेक्चर्स की, इतनी स्टडीज की बारे में जो रिस्क है उनके बारे में काम करना शुरू कर दें, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के करीब पहुंच जाएंगे। अचीव नहीं भी करेंगे तो करीब पहुंच जाएंगे, करीब पहुंच जाएंगे। तो यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के करीब तर हो जाएंगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं तो। ठीक है।
तो ये कुछ बातें थी जो रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी। जब 4 मार्क देखें, आसान सवाल है यार, कुछ भी नहीं, 4 बेनिफिट बोल रहे हैं, आपने 4 लिख दिए, ना ज्यादा ना कम। अच्छा, अब मनी मार्केट है यार, ये बहुत ही आसान है, हलवा सवाल था, 6 मार्क का। देन रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, डिटरमिन वेदर द हेजिंग थ्रू मनी मार्केट इज बेनिफिशियल और नॉट, बेनिफिशियल है या नहीं है, जेड ए के लिए ये बता देते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं जी। सवाल कहते हैं मनी मार्केट हेजिंग, एक ही हेजिंग में बात की है, ठीक है। तो एक पैटर्न में ज्यादा हेजिंग आ सकती है, ऑप्शंस भी आ सकता है, फ्यूचर्स भी आ सकता है, इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी आ सकता है, और फॉरवर्ड भी आ सकता है, ठीक है, जो अभी आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी लास्ट अटेम्प्ट में इसने बहुत ही हल्का हाथ रखा है और सिर्फ छोटी मोटी मनी मार्केट हेजिंग पूछी है, जो कि बहुत सिंपल होती है, आसान होती है, अभी आप देख भी लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। Then associate ZA has been in beverages business for past many years and recently signed an export agreement with a customer in Germany. The management of the ZA is concerned over the high volatility in foreign exchange rate. The receipt of euro 78,000 from customer is expected on 30th November 2024. कितने महीने बाद रिकवरी आएगी? रिसीव का केस है या पेमेंट का केस है? रिसीट का केस है या पेमेंट का केस है? तो बिल्कुल सही बात है जी, खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 7B पे आ गया। रिसीट्स का केस है। 75,000 यूरोपियन यूरो, सॉरी, मगर ये कितने अर्से बाद रिसीव होंगे? वेरी गुड, सबा सही कह रहे हैं आप। बाकी लोग भी बताएं कितने महीने बाद। आज हम 1 सितंबर को खड़े हुए हैं और 30 नवंबर को रिसीव होगा। इसका मतलब है कि ये आज रिसीव नहीं होगा, 1 महीने बाद भी नहीं होगा, 2 महीने बाद भी नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा। आपको पता है साइन की बड़ी सिग्निफिकेंस है, इंटरेस्ट रेट वगैरह में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपको रेट बता दिए गए, करंट बाइंग एंड सेलिंग। आप बाइंग एंड सेलिंग को नहीं देखते, आप पे और रिसीव, पे मोर रिसीव लेस देखते हैं। ठीक है, तो रिसीव लेस वाला केस लगेगा, मल्टीप्लाई वाला केस है, ये मल्टीप्लाई केस है ना भाई। मल्टीप्लाई करते हैं ना यूरो से रुपीज में जाने के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे छोटे अमाउंट से, ऐसा ही है। हमारी टेक्निक याद है किसी को? छोटे रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई का केस है ना, याद आ रही है बात अब? ठीक है। ये बाइंग एंड सेलिंग हमेशा उल्टा लिखा होता है, इससे कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसको मैंने छुपा दिया, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बगैर आसानी से काम हो जाएगा और सही काम होगा इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहे हैं? आगे हमें रेट दिया, डिपॉजिट रेट, बोरोइंग रेट पाकिस्तान का और यूरो का। ठीक है। डिटरमिन वेदर एजिंग थ्रू मनी मार्केट इज बेनिफिशियल फॉर जेड ए। चलिए जी स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपको पता है क्या करेंगे यार, फॉरेन करेंसी एसेट है तो क्या करते हैं? अगर फॉरेन करेंसी एसेट होता है तो क्या करते हैं? स्टेप 1, क्रिएट फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, ये ऐसा ही है? बिल्कुल सही, लोन ले लेंगे, वेरी गुड। लोन लेना पड़ेगा कहाँ पे? जर्मनी में। कितने का होगा? 70,000 का नहीं होगा, 75,000 का नहीं होगा। कितने का होगा लोन? यार डिवाइड करके निकालते थे, 1 प्लस यूरोप। लोन लेना है ना, लोन मीन्स बोरो इन जर्मनी, दिस रेट 6%। मगर मसला ये 6% जो है ये साल का है, 0.06 × 3 ठीक है जी, कितना आ गया? 73891.6। ठीक है, अब इसको क्या करें? लोन ले लिया, लोन लेके क्या करें? डिपॉजिट इन पाकिस्तान, ट्रांसफर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में रिसीव हो रहा है, पाकिस्तान में रिसीव हो रहा है तो रिसीव लेस होगा। 73891 स्पॉट रेट से करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई। छोटा रेट 301.25, 301.25 ऐसा ही है भैया। छोटा रेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना। पी के आर में आ गया 22955। पाकिस्तान में भी अभी आपको पता है पैसे बाद में आने थे, 3 महीने बाद आने थे, अभी आ गए, कोई बात नहीं। क्या करेंगे? डिपॉजिट इन पाकिस्तान। एट द रेट ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट रेट कितना है? बहुत ज्यादा है जी, 12.5% पर एनम, फॉर 6 मंथ, फॉर 3 मंथ्स।
तो डिपॉजिट में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, क्या ख्याल है? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ठीक है भैया। 22955465 इंटू 0.25 717,358 टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट जो आपको पड़ गया फाइनली। 22,465 प्लस 717,358 23672 823। ठीक है जी। 22955। एक मिनट, ये गलती हो गई है यहाँ पे। एक मिनट। हाँ सही है, ये फिगर चेंज होगा, बिल्कुल सही है। 73891.6 22259 845 845 इंटू 0.125 इंटू 0.25। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी। 695620। ये चीज फाइनल कर लेते हैं जी। 22955,465। हेजिंग करना फायदेमंद है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? आपको आगे का रेट दिया हुआ है सवाल में, एस्टिमेटेड रेट दिया हुआ है ना 30 नवंबर का। उससे चेक कर लेते हैं इफेक्टिव रेट निकाल के। इफेक्टिव रेट 310 है वैसे। अगर हम 300, अगर कुछ हेजिंग नहीं करते तो 310 का हमें रेट पड़ता। इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। रिसीट्स फाइनल आफ्टर मनी मार्केट। नहीं, रिसीट्स आ रही है। 22955,465। ठीक है। कितने यूरो लेते हैं? 75,000। इफेक्टिव रेट जो आएगा यूरो पर, सॉरी रुपी पर यूरो, कितना आ रहा है? 22955,465 डिवाइड बाई 75,000, ये आ रहा है जी 206.07। विदाउट हेजिंग जो एस्टिमेटेड रेट है, एस्टिमेटेड रेट कितना है? 310। तो फिर ये हम कहेंगे कि हेजिंग इज नॉट बेनिफिशियल। एज, ये भी कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह भी देख सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि 310 को मल्टीप्लाई करें 75,000 से। विदाउट हेजिंग रिसीट जो है ना वो ज़्यादा आ रही है, ये ज़्यादा आसान तरीका है।
हाँ बिल्कुल सही। रिसीट्स, एस्टिमेटेड रिसीट्स विदाउट हेजिंग आर मोर देन टोटल रिसीट्स अंडर हेजिंग। 6 मार्क का सवाल है, कंक्लूजन भी दे दें। अंडर मनी मार्केट हेजिंग, देयरफॉर हेजिंग इज नॉट बेनिफिशियल ऑन फाइनेंशियल गेन्स। ठीक है जी, बात समझ आई। इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं। सही है। नहीं, 73,891.6 से डिवाइड नहीं होगा शायद। इस बार ऐसे मतलब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमेशा लाइक टू लाइक होता है। हमने हेजिंग तो 75,000 की ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो 75,000 है, याद करो। तुमने सवाल स्टार्ट किया है, अगर आप देखो, तुमने 75,000 स्टार्ट किया नहीं। वो ठीक है, डिपॉजिट हमने कम पैसे कराए, मगर हमारा अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट 73,891.6 होता तो ये फिगर और कम हो जाती। ये ना, हम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं। तुमने सवाल जो किया 75,000 के एंगल से किया, 75,000 के परस्पेक्टिव से किया। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? इस वजह से हम जो है वो 75,000 पे ही देखेंगे। इफेक्टिव रेट वाले तरीके से भी कर सकते हैं और टोटल से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके बता दिए, पेपर में किसी एक से करिएगा। ठीक है जी। चलें, ये सवाल खत्म हुआ। अगेन मेरा नंबर नोट कर लें। कोई सवाल है आपके ध्यान में, कोई कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं। सवाल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे इसीलिए डाली गई है ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें और लोगों को भी आप फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, 2 में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।